नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पेट्स को लेकर या स्ट्रीट एनिमल्स को लेकर फिर से एक फरमान जारी कर दिया है, एक आदेश जारी कर दिया है। जब ये आदेश आया मैं काफ़ी भावुक था। कई बार अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही थी, तो मुझे लगा कि अगर मैं अभी कोई वीडियो बनाता हूं तो मैं शायद सच के साथ न्याय ना कर पाऊँ, मेरी भावनाएं उस पर हावी हो जाएं। फिर मैंने एक दिन लिया और अच्छी तरह से गहन चिंतन मनन किया, जानकारियां जुटाई और अब मैं ये कह सकता हूं कि भारत के सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला दुनिया के इतिहास का सबसे अजीबोगरीब फैसला है जो जानवरों को लेकर जारी किया गया है। भारत दुनिया का पहला देश बन गया है, पिछली 2 सदियों के अंदर पहला देश जिसने जानवरों को शहर से निकालकर बाहर फेंकने का फैसला लिया है। बात पूरे शहर से निकालकर फेंकने की हो या यूनिवर्सिटी से निकालकर फेंकने की हो या बस स्टैंड से, हम अपने इस वीडियो में उन सारी चीज़ों को लेंगे। आज दुनिया भर में क्या है जानवरों को लेकर, यूरोप में क्या है और भारत में क्या है, इसके अलावा इतिहास में क्या होता रहा है। इसके साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि जानवरों को लेकर किस तरह से एक पूरा अजीब सा वातावरण इस देश में बना दिया गया है। एक तरह से भारत के जानवर क्या सचमुच उतनी बड़ी समस्या है जिस तरह से उनको सुप्रीम कोर्ट ट्रीट कर रहा है। ये जो टाइमिंग है फैसले की, क्या इस फैसले की टाइमिंग में कुछ पॉलिटिकल कोइंसिडेंस हैं, कुछ संयोग हैं, या भारत का समाज इन फैसलों को किस तरह से लेगा, भारत के लोग इस पे कैसे रिएक्ट करेंगे। ऐसी बहुत सारी जानकारियां मैं, आप जानते हैं, जानकारियां निकाल के लाता हूं, वही देता हूं, उन्हीं के आधार पे बात कहता हूं, उस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भारत में जो लोग, अभी आप देख रहे होंगे अचानक फिर ब्लास्ट हो गया सोशल मीडिया पे। आप जानते हो नेपाल में भी ऐसी सोशल मीडिया से ब्लास्ट हुआ था, सड़क पे लोग आने शुरू हो गए थे और ये लोग, वो नेपाल के जो नौजवान थे, जेनजी थे, उनसे ज़्यादा भावनाओं से भरे हुए लोग हैं। ये गुस्से में हैं, ये सुप्रीम कोर्ट को लेकर, देश को लेकर कई दफ़ा कई एक्सट्रीम टिप्पणियां कर रहे हैं और ये किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्यार में आदमी किसी भी हद तक जा सकता है और ये मामला प्यार का है। मैं आपको कुछ जानकारियां देना चाहता हूं कि इस देश में कितनी बड़ी संख्या में लोग कुत्तों के लिए लड़ने मरने को तैयार हैं। भारत में सिर्फ पालतू जानवरों को पसंद करने वालों की संख्या आपकी आंखें खोल देगी। भारत में 32 मिलियन यानी 3 करोड़ 20 लाख पालतू जानवर हैं। 3 करोड़ 20 लाख कुत्ते भी हैं तो बिल्ली भी हैं। यानी ये 3 करोड़ 20 लाख लोग सीधे सीधे जीव प्रेमी हैं। उनमें से एक भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कुत्तों को मानवता का दुश्मन मानता हो और जो इस पक्ष में हो कि उनको उठाकर बाहर फेंक दिया जाए। बाहर फेंकने का फैसला किस तरह से गलत है इसकी हम समीक्षा करेंगे, लेकिन जन भावनाओं को पहले समझते हैं। हालत यह है कि ये जो मैं बता रहा हूं, ये आंकड़े 2024 तक के हैं। भारत में कुत्तों को, बिल्लियों को प्यार करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और ये जो पेट एनिमल्स हैं, यानी जो बाजार से खरीद के जानवर लाते हैं, उनकी संख्या करीब 4 से 5% बढ़ रही है। और जानवरों का इलाज, ये पूरा जो मार्केट है कुत्तों की केयर वाला, ये 5% हर साल इसकी तरक्की हो रही है। लोग इनकी दवाएं खरीद रहे हैं, टीके लगवा रहे हैं, कुत्तों को पाल रहे हैं, उनका सामान खरीद रहे हैं, उनके कपड़े लत्ते पट्टे वगैरह वगैरह, खिलौने और फूड खरीद रहे हैं। यानी ये देखा जाए तो अपने आप में एक बड़ा हिंदुस्तान में बेस है। ये कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जो घर में कुत्ते रखते हैं। अभी सड़क पर कुत्ते रखने वालों की बात नहीं आई है, लेकिन ये समझ लें कि भारत में कम से कम 20 करोड़ लोग, एक अनुमान के मुताबिक, जानवरों को प्यार करने वाले हैं, सड़क पर प्यार करने वाले हैं। और ये आंकड़ा बताता है कि करीब 35 मिलियन लोग
यानी 3.5 करोड़ लोग तो इंस्टेंटली इस फैसले से असहमत हैं। मान लेता हूं कि कोर्ट का फैसला अदालत से तय नहीं होता, संविधान से तय होता है, तो संविधान पे भी हम आ जाएंगे और बात कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं उन लोगों की जो सड़क पर रहने वाले जानवरों की देखभाल करते हैं। करीब 62 मिलियन यानी 6 करोड़ 20 लाख के आसपास, 6 करोड़ 20 लाख पालतू कुत्तों से डबल सड़क के कुत्ते हैं और 91 लाख बिल्लियां हैं। इन जानवरों की देखभाल करने के लिए जो लोग सड़कों पर घूम रहे हैं, मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में, ये लोग अपना घर फूंक के सेवा कर रहे हैं। ये कोई एनजीओ नहीं है जिनको कहीं से फंड आता हो, कुछ आता हो, कुछ एक आध एनजीओ हो तो हो। ये सब लोग अपनी जेब से पैसा लेके, भीख मांग के, चंदा करके, आपको एक घायल कुत्ता मिल गया, तुरंत जितने भी ग्रुप्स हैं उस पर फोटो डालेंगे, ये कुत्ता घायल है, इसका इलाज कराना है, डॉक्टर ने इतने पैसे देने को कहा है। फिर हमारे आपके जैसे लोग, कोई 100 रुपये दे रहा है, कोई 200 रुपये दे रहा है, कोई 400 रुपये दे रहा है। इस तरह से दिन रात अपने बच्चों को छोड़कर महिलाएं इनकी देखभाल करती हैं। एक बड़ा इमोशनली कनेक्टेड तबका है जो इन सब की देखभाल करता है, और वही तबका यहाँ दिखाई दे रहा है। अब आप कहेंगे 6-7 करोड़ लोग ही तो हैं, बाकी लोग, तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है इसको बाइनरी में डालना कि बाकी लोग सब इनके खिलाफ हैं। ना, सच्चाई कुछ और है, और वो ये कहती है कि दुनिया भर में इस तरह के लोगों की संख्या कहीं ज़्यादा है जो लोग नफरत करते हैं। देखिए, आपको पीपल फॉर एनिमल मिलेगा, ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया मिलेगा, संजय गांधी एनिमल केयर सेंटर मिलेगा, स्ट्रॉ मिलेगा, फरी फ्लायर्स मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे एनजीओस हैं जो लगातार ये काम कर रहे हैं, इनको खाना देते हैं, इनकी मेडिकल सहायता करते हैं और इनकी नसबंदी करते हैं और इनके पुनर्वास का इंतजाम करते हैं। मान लीजिए कोई कुत्ता सड़क पर सर्वाइव नहीं कर सकता, उसकी टांग टूट गई, ट्रक के नीचे आ गई, उसको शेल्टर में ले जाके उसका इलाज करना। तो ये जो सीन है ये बताता है कि भारत में कुत्तों की हिफाजत करने वाले लोग बड़ी संख्या में हैं और ये सब लोग सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। ये केवल समर्थक नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप में, ये सड़कों पर उतरते हैं। और इसलिए देखा होगा जब भी सुप्रीम कोर्ट कोई एक्सट्रीम फैसला लेता है तो इस सड़कों पर आ जाते हैं। फैसला सही है या नहीं इस पे बाद में आएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आया उसके पक्ष में काम करने वाले लोगों की अगर संख्या की बात करें तो बमुश्किल 1 करोड़ लोग हैं। और ये वो लोग हैं जिनका कुत्तों से नियमित रूप से कोई पाला नहीं पड़ता है। ये परसीव्ड नोशन वाले लोग हैं। इन्होंने बाहर से कहीं से सुना, बाहर से कहीं से जाना, किसी दिन कोई कुत्ता इनके ऊपर भौंक दिया, इसके आधार पर ये डर गए और उन्होंने ये राय बना ली कि कुत्ते बुरे होते हैं। ये उस खांचे के रोग हैं और जो कभी, और इसीलिए कभी उनको मारने दौड़ते हैं, कभी उनके ऊपर गर्म पानी डालते हैं, कभी उनके ऊपर तेजाब डालते हैं। क्यों? क्योंकि ये परसीव्ड नोशन है। ये उसको जानते हैं कि हमारे दुश्मनी होंगे। जैसे भारत में एक परसीव्ड नोशन चलता है कि भैया ये फला धर्म का है तो ये हमारा दुश्मनी होगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये साफ रूप में दिखाई देती हैं और ये चीज़ हमको बताती है कि किस तरह से भारत में हम कुत्तों को लेकर जो हमारे देश में लोगों की भावनाएं क्या हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला हो रहा है, देखिए सुप्रीम कोर्ट के मीलाड भाई साहब, मीलाड भाई लोग, लॉर्ड्स तो भाई हो ही नहीं सकते, वो तो बड़े लोग हैं, हम लोग तो आम रियाया हैं, लॉर्ड्स हैं वो। उन लोगों ने जो फैसला लिया है वो भी इस हकीकत से बहुत दूर है, क्योंकि सड़क पे जाते ही नहीं। अगर वो जानना चाहते हैं तो किसी बेघर से पूछें जो सड़क पर उनके साथ रहता है, तो उनको पता लगेगा। उनके पास तो हमारे जैसा, आपके जैसा कोई आदमी भी जाके उनको टच नहीं कर सकता, मीलॉर्ड साहब को तो। और ऐसे ही उनके बगल में करोड़ों करोड़ों रुपए पेशी की लेने वाले जो वकील साहब हैं वो खड़े रहते हैं, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल टाइप के, हाँ में मिलाते हैं। तो जिस जगह पे ये हो रहा है उस जगह पे मैं ये उम्मीद करता हूं कि जो लोग मुकदमा लेकर जाते हैं वो लोग भी तर्कों के साथ जाएं। मैंने अभी आपको जो जानकारियां दी, भारत में कुत्तों को लेकर समर्थन के आंकड़े दिए। अब मैं आपको बता रहा हूं कि कुत्तों को लेकर एक जनरल परसेप्शन क्या है, जनरल परसेप्शन क्या है, दुनिया किस तरह डील कर रही है। दुनिया भर के देश क्या इसी तरह का काम कर रहे हैं जो भारत में सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया? जो जानकारी मुझे मिली है उसके हिसाब से दुनिया में कभी भी कहीं भी ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया जो किसी भी मूल सिद्धांत के
पक्ष में जाता हो। कोर्ट ने एक प्ली लिया है कि ये लोग मनुष्य के लिए खतरा हैं, मनुष्य के लिए खतरनाक हैं। तो थोड़ी देर में जब हम जानकारी में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि कोर्ट ने जिस तरह से इनको खतरनाक माना है, ये खतरनाक नहीं है और कोर्ट खतरनाक चीजों को नजरअंदाज कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, दुनिया भर में क्या हो रहा है। वहां पर आप देखें, स्विट्जरलैंड में बाकायदा पशु, दुनिया भर के टूरिस्ट आते हैं। यहां पर 2 खिलाड़ी आ गए स्टेडियम में, एक कुत्ते ने काट लिया तो सारे स्टेडियम से कुत्तों को निकाल दो। ऐसा तो हिटलर करता था बाबूजी। पोलैंड में मार दिया तो पूरी जर्मनी में यहूदियों को नष्ट कर दो। ये तरीका तो दुनिया का नाजी तरीका है। ये तरीका कहीं से भी सभ्य तरीका नहीं है। अगर एक कुत्ते ने काटा है, आधुनिक और प्रगतिशील विचार तो ये कहता है कि भाई उसका इलाज कर दो, उसको अलग कर दो बाकी कुत्तों से, पर वो कटखाना होना चाहिए। और यही तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले ऑर्डर में कहा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी उसी लाइन को कैसे काट दिया, आगे देखते हैं। स्विट्जरलैंड में कड़े पशु कल्याण कानून है, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने कुत्ते को घर से ऐसे फेंक के नहीं जा सकता। ऐसे यहाँ पे जाते हैं ना, खंबे में बांध के भाग जाते हैं। फिर यही पशु प्रेमी जो सड़कों पर उतर रहे हैं बेचारे, ये उसके लिए रोटी, खाने, कपड़े का इंतजाम करते हैं। 10-10 घर पे जाके गुहार लगाते हैं, भाई अगर आपको चाहिए तो एक कुत्ता ये रख लो। कितने सड़क के कुत्तों को, घायल कुत्तों को, बीमार कुत्तों को उन्होंने अडॉप्ट कराया। मेरे पास जो पेट है उसका पूरा पेट गल गया था, इतनी सी थी। किसी ने उसको इसी तरह सड़क से उठा के और हमारे पास दिया। आज भी उसके पेट पे बहुत बड़ा निशान है। तो अगर आप देखें तो ये लोग लगातार काम करते हैं। तो जो कुत्तों को छोड़ जाते हैं उनके खिलाफ बाकायदा स्विट्जरलैंड में कानून है और पालतू पशुओं के लिए रजिस्ट्रेशन है, भारत में भी है, और नशबंदी जो है वो अनिवार्य है, और पशु पालन के लिए ट्रेनिंग भी देते हैं। अब आप देखिए, वहां पर आवारा कुत्तों को नसबंदी करके वापस छोड़ा जाता है। कुत्तों को निकाल के, आवारा शब्द गलत है, अपमान है उनका, लेकिन आप कह लें कम्युनिटी डॉग हैं, जो सरकारी कुत्ते मान लो उनको, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी उनकी देखभाल कर रही है। सरकार जब अपनी खुद की जिम्मेदारी नहीं निभाती है तो उनको ले जाके नसबंदी करा के वापस छोड़ा जाता है। फुकेट में सोई डॉग फाउंडेशन के तहत, फुकेट मतलब थाईलैंड, CNBR प्रोग्राम चलता है, जहां पर सड़क के कुत्तों की संख्या कम करने के लिए वो क्या करते हैं, ले जाते हैं, नसबंदी करा के वापस छोड़ते हैं, उनका इलाज करते हैं, उनको टीके लगाते हैं। भारत में भी ये काम चल रहा है, जिसको ABC प्रोग्राम कहते हैं। ABC मतलब एनिमल बर्थ कंट्रोल। और इससे बड़ी संख्या में कुत्तों की संख्या कम हुई है, आबादी कम हो रही है तेजी से, और सारे कुत्ते जिसको ले जाते हैं नसबंदी कराने के लिए उसको टीका भी लगा देते हैं। मैं जहाँ रहता हूँ उस कम्युनिटी में पहले 15-20 आवारा कुत्ते थे। अब उसमें से जो 1-2 की डेथ हो गई है, वो 10-12 ही बचे हुए हैं, लेकिन कोई नया पैदा नहीं हुआ है। ABC प्रोग्राम बाकायदा भारत में कामयाब हो रहा है। और भूटान में 14 साल से ये अभियान चल रहा है, जिसमें नसबंदी, टीकाकरण करने के बाद में उनको वापस छोड़ते हैं, और जो कुत्ते ज़्यादा घायल हैं, परेशान हैं, उनको आश्रय देते हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी वगैरह में भी कुत्तों को लेकर इसी तरह के कानून हैं। नसबंदी अनिवार्य है, और इसके अलावा गोद लेने के कार्यक्रम भी हैं, पशु कल्याण कानून है, और आश्रय केंद्र हैं। आप समझिए, पूरी दुनिया में जो सख्ती है वो घर में कुत्ता पालने वालों के ऊपर है, क्योंकि सड़क के ऊपर सख्ती नहीं है। उसके कुछ कारण मैं आपको बताता हूं। सड़क का कुत्ता घर के कुत्ते से ज़्यादा समझदार होता है। मानव की सोहबत में रहने के कारण और उससे प्रोटेक्टेड होने के कारण घर के कुत्ते गलत कदम उठाते हैं, और कई बार वो मनुष्य को अपनी तरह का समझने लगते हैं, क्योंकि वो भी मनुष्य की फैमिली में रह रहे हैं। तो ये जो रेबीज के केस आते हैं, डॉग बाइट के केस आते हैं, उसमें बड़ी संख्या में पालतू कुत्ते शामिल होते हैं। बावजूद इसके उनका वैक्सीनेशन सब कुछ मैं मानता हूँ, फिर भी, हालांकि रेबीज के भारत में मामले आ ही रहे हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो घरेलू कुत्ते जो हैं वो ज़्यादा मनुष्य को मिसजज करते हैं। सड़क पर रहने वाला कुत्ता पॉटी सार्वजनिक जगह पे नहीं करेगा, कभी सुनसान में अकेले में जाके करता है, कभी भी देख लीजिएगा आप।
सड़क पे रहने वाला कुत्ता आदमी से बच के रहता है, छिप के रहता है और सड़क पे रहता भी है तो आधी रात को वो सड़क पे आता है, जब पूरी सड़क खाली हो जाती है तब उसको लगता है कोई गाड़ी नहीं आएगी, कुचलेगी नहीं, शोर नहीं होगा। तो वो कुत्ता ज़्यादा समझदार है, वो कुत्ता ज़्यादा हायरार्की में जानता है कि इंसान बड़ा है, मैं छोटा हूँ। खैर, तो हालत क्या है कि अभी क्या होना चाहिए? पकड़ना चाहिए, नसबंदी होनी चाहिए, टीकाकरण चलना चाहिए, वापस छोड़ देना। लेकिन इतने देशों में, इसके अलावा धरती के किसी देश में, किसी भी देश में मुझे कोई ऐसा कानून बता दीजिए जो सड़कों को पकड़ के शहर के बाहर सो कॉल्ड शेल्टर में बंद कर दे। अगर 6 करोड़ कुत्ते हैं तो उनको रखने के लिए शेल्टर भी बनाओ ना राजा। हुक्म तो जारी कर दिया आप। अब आते हैं, ये नीति भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आई है। मैंने बाकायदा सर्च कर लिया और अपनी तसल्ली के लिए AI पे भी सर्च कर लिया कि कहीं मुझसे छूट गया हो। कहीं पर भी ऐसा कोई कानून नहीं है। तुर्की में ये कानून जरूर बना था, लेकिन वहाँ पर भी बाहर नहीं छोड़ के आए थे। स्टरलाइजेशन किया, वैक्सीनेशन किया और कुछ कुत्तों को शेल्टर में रखा और कहीं पर भी, और ये व्यवस्था जरूर की गई थी, जो कुत्ते बहुत ज़्यादा बीमार हैं, तड़प रहे हैं, उनको मारने की अनुमति तुर्की में दे दी गई थी। सड़क से उठाकर सीधे शेल्टर में डालने का कानून बनाने वाला भारत इस सुप्रीम कोर्ट के एक अंतरिम आदेश के कारण पहला देश बन गया है अगर इस पे अमल होता है। कहीं पर भी, जापान में भी सख्ती है, लेकिन सड़कों पर कुत्ते आपको हर देश में दिखाई देंगे। कुछ ट्रैवल ब्लॉगर्स को मैं फॉलो करता हूं, मुझे दुनिया के बारे में जानने का मेरा रहता है, तो मैंने देखा है यूरोप के बहुत सारे देशों में सड़कों पर इसी तरह से कुत्ते बैठे रहते हैं, मनुष्य को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। और ये सब जब ट्रैवल ब्लॉगर्स जाते हैं तो ज़्यादातर वो उन जगहों पर जाते हैं जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहाँ दुनिया भर से मेहमान आ रहे हैं। वहाँ पर भी कुत्तों को टॉर्चर नहीं किया जाता है। अब अगर आप इससे थोड़ा आगे जाएं तो हम ये समझते हैं कि कैसे कुत्तों को खतरनाक मान लिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुत्ते काट लेते हैं, लोग मर जाते हैं। पिछली बार एक विमर्श आया था गाय बनाम कुत्ते वाला। जब कुत्तों को बाहर भेजने का आदेश हुआ था तो बहुत सारे लोग कह रहे थे गाय के लिए तो आप लोग नहीं बोलते हो, कुत्तों के लिए तो बोलते हो। एक सांसद है, शाम को पी लेते हैं, पूर्व सांसद हैं, और वो उनका काम ही है 50 आदमी 25 आदमी इकट्ठे किए और कुछ। खैर, तो गाय को तो कुछ नहीं बोल। इस बार तो सुप्रीम कोर्ट ने गाय को भी बाहर उठा के भेजने को बोल दिया है। देश भर में गाय को पकड़ो, बंद करो बोल दिया है। तब अब यहां प्रश्न एक आता है कि गाय को अगर हटाया जा सकता है, गाय को बांधकर रखा जा सकता है, तो कुत्तों को क्यों नहीं? यहां बेसिक समझ का फर्क है। क्या आप किसी भी छोटे से छोटे जंगली जानवर, ऊदबिलाव को, लोमड़ी को, किसी को बांधकर घर में रख सकते हैं? आप कहेंगे वो तो जंगली जानवर है, तो जंगली जानवर होने के कारण आप नहीं रख सकते, ऐसा है क्या? ना, बात सिर्फ ये है कि एक जानवर का एक हैबिटेट होता है, एक जानवर का अपना एक जीने का तरीका होता है। गाय को सदियों से घरों में बांध के, गौशालाओं में रख के ही पाला गया है, तो उनके लिए वो वातावरण, वो परिस्थिति एक ऐसी परिस्थिति है जो उनके DNA में आ चुकी है, स्वीकार्य परिस्थिति है। कुत्ता सड़क पर अपना एक इलाका, एरिया बनाकर रहता है और मनुष्य के साथ में वो हिल मिल कर रहता है। सदियों पहले कभी इतिहास में अगर जाएं तो इंसान के साथ उसने रहना शुरू किया, इंसान की बस्तियां बस्ती चली गईं, बाकी जानवरों ने कन्फ्रंट किया, कुत्ते ने इंसान को दोस्त मान लिया, उनके साथ रहता चला गया। आज इंसान बढ़ गया है, कुत्ते कम हो गए हैं, तो इंसान कुत्तों को बता रहा है कि वो उनसे श्रेष्ठ है। खैर, अब हम आते हैं काटने के आंकड़ों पर। हमारे पास आंकड़े जो हैं कुत्तों के काटने के, वो कई तरह के आंकड़े हैं और हर आदमी अपने आंकड़ों को अपनी सुविधा से रखता है। इनमें से मैं किसी भी आंकड़े को अगर सही या गलत कहूं तो ये गलत होगा, इसलिए उन आंकड़ों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।
एक आंकड़ा है जो कहता है करीब 37 लाख कुत्तों के काटने के मामले दर्ज हुए 2024 में। कितने? 37 लाख। पशु प्रेमियों का इस पे एक डिस्प्यूट है। उनका कहना यह है कि साहब 37 लाख हुए हैं, उसमें तो पालतू कुत्ते भी हैं, उसमें तो वो लोग भी हैं जो कि दूसरे जानवर भी हैं, चूहा भी है, बिल्ली भी है, बंदर भी है, उन सबको आपने जोड़ दिया। इसमें एक बिंदु, एक टेक्निकल पॉइंट और भी है। वो पॉइंट ये है कि ये जो संख्या होती है काटने वाली, इसको जब काउंटिंग करते हैं तो जो आपको इंजेक्शन लगता है उसकी संख्या होती है, कुत्तों के काटने की संख्या नहीं होती है। यानी आपको कुत्ते ने काटा और आपको 5 इंजेक्शन लगे तो वो उनको रजिस्टर करते हैं कि 5 बाइट। इसके अलावा अगर आप किसी भी हालत में कुत्ते को, अगर मान लीजिए मैंने कहा मैं एक टीका लगवा लेता हूँ ताकि मुझे कुत्ता काटे तो कुछ ना हो। जो लोग कुत्तों को के बीच में रहते हैं, बीमार कुत्तों का इलाज करते हैं, डर के मारे कुत्ते काट लें, कुछ कर लें, तो पहले वो अपना टीका लगवा के रखते हैं। वो टीके भी इसमें गिने जाते हैं। ये जो डॉग लवर्स हैं सड़कों पर जो कुत्तों के बीच, वो लोग भी प्रिकॉशनरी एक लगवा लेते टीका। तो उन टीकों की संख्या के आधार पर ये आंकड़े आते हैं। लेकिन जो टोटल आंकड़े हैं मौत के, वो आंकड़े एकदम विपरीत है और यहां पर सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अगर इनको समाज के लिए खतरनाक बताया है तो केवल 54 मौत क्यों हुई रेबीज से, और उन 54 मौतों में कितने बंदर हैं, कितनी बिल्ली हैं, कितने चूहे हैं और कितने कुत्ते हैं, और उन कुत्तों में भी कितने स्ट्रीट डॉग हैं, इसका आंकड़ा कोई दे सकता है। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने लोकसभा में जो आंकड़ा प्रस्तुत किया उसमें ये जानकारी दी गई। एनसीडीसी के डाटा के मुताबिक 54 लोगों की 2024 में रेबीज से मौत हुई है। कितने? 54। यानी 54 लोगों की मौत इतने बड़े देश में, जिसमें आप देखिए मिलियंस में कुत्ते, अभी हमने ऊपर चर्चा की, करोड़ों कुत्ते हैं, करीब 3 करोड़ से ज्यादा तो सड़क पे कुत्ते रहते हैं। उस देश में 54 मौतें, और उस स्थिति में आप उनको समाज के लिए दुश्मन बता रहे हो। आप क्या कर रहे हो? आप एक वो काम कर रहे हो जो हिटलर ने कभी यहूदियों के साथ किया था। अब अगर आप इस आंकड़े पे जाएं तो आप कहें मैंने अखबार में तो कुछ और आंकड़े पढ़े हैं, लेकिन वो आंकड़े अलग अलग तरह के हैं। जैसे कि एक आंकड़ा है WHO का, वो कहता है कि 18,000 से 20,000 रेबीज से मौतें होने का अनुमान है। तो सरकार कह रही है 54 और WHO 20,000 कह रहा है। आप कहेंगे सरकार तो झूठ बोलती है, WHO सही बोल रहा होगा। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि WHO के आंकड़े कहां से आते हैं। 2009 में या 1999 में आखिरी बार WHO ने भारत में रेबीज से काटने का डेटा इकट्ठा किया था। अब उस डेटा को डाल के कंप्यूटर में, रेबीज इतनी तेजी से फैलता है, ये होता है, आबादी इतनी बढ़ गई है, उसके आधार पर वो उस दशा, 99 वाली दशा को, उसके बाद से दुनिया बदल चुकी है, कितने टीकाकरण हो रहा है, सड़क के कुत्तों का टीकाकरण हो गया है, सब कुछ बदल गया है। वो उसके आधार पर जोड़ जोड़ के अनुमान लगाते रहते हैं, कंप्यूटर मॉडल बना के, और घोषणा करते रहते हैं। कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि WHO का इतिहास है कि पूरी दुनिया में जिस जिस बीमारी के टीके होते हैं उस बीमारी के आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर बताना और दुनिया को डराना। WHO की बीमारी है, जिसका टीका उसको लगना जरूरी है। आप सोचिए कि उस जमाने के आंकड़ों को लेकर कंप्यूटर से, और एक जो एक्चुअल रिकॉर्ड है सरकारी अस्पताल में जहां जहां मौतें हो रही हैं, उनकी मौत जब रजिस्टर होती है, वो आंकड़ा कह रहा है 54, और ये कह रहे हैं 18 से 20,000। क्यों? क्योंकि पुराने डाटा को लेकर कंप्यूटर से जोड़ के 25 साल से बकवास कर रहा है WHO। उस डाटा को कोट करते हुए अखबार को शर्म नहीं आती। ये वीडियो मैं चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट जज साहिबान सुने, वकील साहब जो सुन रहे हैं वो सुने, और उसका वॉल्यूम बढ़ा लें ताकि आपको जानकारियां मिलें। इनमें से जो जानकारियां दे रहा हूं वो सारी जानकारियां ऑफिशियल सोर्स हैं। आप एक अंदाजा लगाइए कि भारत में मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने ये डाटा दिया है, और ये कह रही है कि 54 मौतें 2024 में। और जो WHO का डाटा है वो हिसाब किताब का डाटा है। और मैं मीडिया वाले भाई लोगों से भी कहूंगा, थोड़ी मेहनत कर लिया करो बच्चों, तुम्हारी जिंदगी पड़ी है।
ये दौर आएगा और चला जाएगा। करियर में तुमको लोग पहचानेंगे तो तुम्हारी अपनी ईमानदारी से पहचानेंगे। क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि तुम आज अगर डाटा लिख रहे हो तो ये अंतर क्यों है? केंद्र सरकार का डाटा 54 और WHO का 20,000 क्यों है? इसको जानने की ज़रूरत है, रिसर्च करने की ज़रूरत है और आपका फर्ज बनता है कि दोनों डाटा लिखो। भाई ये WHO का डाटा है, इस तरह से WHO लिखता बनाता है अपने आंकड़े। ये ऐसे कंप्यूटर मॉडलिंग से करके वो कानपुर IIT वालों ने कह दिया था कि तीसरी लहर आ जाएगी कोविड की। डॉक्टर साहब थे एम्स के, जिनका मैंने इंटरव्यू किया था, संजय रॉय, उन्होंने कहा आ ही नहीं सकती क्योंकि वो एक्सपर्ट है, और नहीं आई क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी आ चुकी थी। वो IIT में बैठा हुआ आदमी कंप्यूटर चलाया, वो उसको क्या मतलब हर्ड इम्यूनिटी से? इसी तरह WHO का डाटा आता है। तो कुल मिला के जब जिस बीमारी से 54 लोग मर रहे हैं, उस बीमारी को आप खतरा मान रहे हो। आप इतना बड़ा खतरा मान रहे हो कि सिर्फ एक आदमी जिसने काटा, पूरी नस्ल को आप उठा के बाहर फेंक दे रहे हो। ये कौन सा सभ्य तरीका है मिलॉर्ड? कौन सा तरीका है? आप 54 मौतों के लिए जिम्मेदार लोग, एक बीमारी जो सभी कुत्तों को नहीं होती है, वो उसके रोगी भी नहीं है, उन सारे की सारी नस्ल को, कौम को अगर भाई माना चलो रेबीज के मरीज कुत्तों को दूर कर दो, अलग कर दो, काटने वाले कुत्तों को अलग कर दो। आपने पिछली बार कहा था, वो भी कबूल कर लिया। हालांकि कौन सा कुत्ता कटखना ये तय करने में भी आपको, मुझे नहीं लगता कि बहुत एक्सपर्टीज की जरूरत जो है वो आपने उसको पता लगाया, ना उसको लेकर कोई स्पेसिफिक निर्देश दिए थे। आप मुझे बताओ, 54 लोगों को जिस बीमारी से, उसमें भी प्रश्न है, वो 54 क्या सभी आवारा कुत्तों ने काटे थे? नहीं, उसमें सभी जानवर थे। उस 54 के आंकड़े के लिए भी अगर आप पोस्टमार्टम कराओगे या ब्लड टेस्ट करोगे तभी पता चलेगा कि रेबीज से मरा है। अदरवाइज रेबीज जैसे सिम्टम्स तो 10-20 दूसरी बीमारियों में भी आते हैं, मेनिंजाइटिस में आते हैं, दिमागी बुखार में आते हैं। आदमी वैसे ही करता है। ब्रेन से जुड़े हुए जितने भी इंफेक्शन होते हैं, वायरल हो या फिर बैक्टीरियल हो, उसके सिम्टम्स भी रेबीज की तरह ही होते हैं। लेकिन फिर भी हम पूरे 54 मान ले रहे हैं। लेकिन उस 54 के आधार पर आपको क्या नैतिक अधिकार है? एक जज साहब के घर से नोटों की बोरियां निकली थी, तो क्या मैं पूरी जुडिशरी को, पूरे सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, सबको चोर बोलना शुरू कर दूं? मैं कहूं कि इन सबका बहिष्कार करो? अगर ये नहीं कहा जा सकता तो 54 लोगों के रेबीज के लिए हर कुत्ते को जिम्मेदार ठहराकर जेल नहीं भेजा जा सकता। मिलॉर्ड, ये दलील समझने की जरूरत है आपको। ये सबसे असभ्य टाइप का फैसला है, क्योंकि ऐसा फैसला दुनिया में कहीं पर दिखाई नहीं देता है। जीव कल्याण का इतिहास भी 200-250 साल का हो चुका है। कभी किसी जमाने में ग्रीक राजाओं ने कुछ ऐसा किया था जिसको बाद में बदल दिया गया। आप 54 मौतों पे, और मैं 54 के आंकड़े के लिए इसलिए बार बार कह रहा हूं कि अगर हिम्मत है सुप्रीम कोर्ट में तो बोल दे कि ये 54 का आंकड़ा गलत है, बोल दे WHO के आंकड़े को सही माना जाएगा। किसी भी कानून के हिसाब से बोल ही नहीं सकते हैं। बाकी क्या बोल सकते हैं, इसकी सबको खुली छूट है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन संविधान के दायरे में। अगर एक पद पर बैठकर कोई बयान दे रहे हैं तो वहां अभिव्यक्ति तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। 54 मौतें और उनके मुकाबले 5 से 7 लाख लोग हर साल मरते हैं, और उस मौत में कहीं ना कहीं भूमिका हमारी अदालतों की भी है, क्योंकि वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके इन चीजों को रोक सकती हैं। ये 5 से 7 लाख लोग मरते हैं खराब स्वास्थ्य सेवाओं के कारण। देश में सेहत पर सरकार खर्चा नहीं करती है, इसलिए मरते हैं। टीबी, निमोनिया और दूसरी बीमारियों से। रेबीज से 54 मरते हैं। मिलॉर्ड, आपने क्या सोचा कि इन मौतों को खत्म कर दिया जाए और जो लोग जिम्मेदार हैं उनको जेल भेजा जाए, जैसे आप कुत्तों को भेज रहे हैं? क्या आप उन मंत्रियों को, उन सारे के सारे स्वास्थ्य विभाग के लोगों को जेल में डालने की सोच भी सकते हैं? टीकाकरण का जहां तक सवाल है, रेबीज के टीके के लिए आप इतना सिंसियर हो,
कभी सोचा कि 1 लाख से ज़्यादा बच्चे, 50,000 से 1 लाख बच्चे, जो बच्चों को टीके लगते हैं वो उपलब्ध ना होने के कारण मर जाते हैं। 54 लोग रेबीज से मरते हैं। कभी आपने सोचा कि इसके लिए कौन मंत्री जिम्मेदार है? ये वेलफेयर स्टेट है, संविधान में सरकार की जिम्मेदारी है, नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। क्या किया आपने? आगे आ जाइए। गंदे पानी स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना जीवन के अधिकार का हिस्सा है, संविधान प्रबद्ध। हालत में 1 से 2 लाख लोग डायरिया और हैजा से मर जाते हैं इस देश में। आप 54 मौतों के लिए क्यों? क्योंकि वो कुत्ता आपको जाके काट नहीं सकता, वो तभी काटता है जबकि उसके ऊपर स्पॉन्टेनियस कोई खतरा हो। कुत्ता कभी नफरत नहीं करता, कुत्ता कभी किसी को टारगेट नहीं करता, बदला नहीं लेता है। अचानक से अगर उसके साथ कुछ हुआ, उसके पास कुछ नहीं है, एक मुंह है जिससे वो बचा सकता है। आपको अचानक कोई पीछे से कर देता है, आप भी कई बार पलट के लपड़ मार देते हो। तो करोड़ों कुत्तों के अंदर से अगर कुछ केस हो भी जाते हैं तो इतना बवाल क्यों? और सुनिए, भारत में मानसिक तनाव से और डिप्रेशन से 1 लाख से ज्यादा लोग मारे जाते हैं, जिसमें आत्महत्या शामिल है, और इसका कारण बेरोजगारी है। हिंदुस्तान में लोगों के पास रोजगार नहीं है। कितने लोगों को आपने जेल भेजा रोजगार ना देने के कारण? क्या वो मौतें नहीं हैं? मैं सड़क दुर्घटनाओं की बात कर ही नहीं रहा हूं। एक्सीडेंट है, हो जाता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए भी हालांकि सरकार नीति बना सकती है, उसके लिए भी जिम्मेदार लोग हैं। कम से कम इन कुत्तों से ज्यादा जिम्मेदार लोग हैं वो। जितनी जिम्मेदारी इन कुत्तों की है जिनको आप जेल में डाल रहे हैं, उनसे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी है। एक कुत्ता रेबीज से काटता है, नेता लोग मर्डर कर देते हैं। अभी बिहार में अनंत सिंह ने मर्डर कर दिया। कितने नेताओं को जेल में डाल दिया आपने? सारे बिहार के नेताओं को ही डाल देते। तो कोई आधार होगा, अकल होगी कि नहीं होगी? इस तरह से देश में अगर फैसले होंगे तो कैसे देश चलेगा? कम से कम इसको भी छोड़ दें। अभी दिल्ली ने झेला कार्डियो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। हिंदुस्तान में पॉल्यूशन लगातार फैल रहा है। आप मौसमी मेढक की तरह जब प्रदूषण का मौसम आता है तो अदालत लगा के बैठ जाते हो, दिवाली आता है तो अदालत लगा के बैठ जाते हो, और जब ये मौसम गुजर जाता है अदालतों के ठंडे बस्ते में फाइलें चली जाती हैं, अगले सीजन में फिर निकलती हैं। रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। लोग मरते हैं, आतिशबाजी होती है, आप परमिशन देते हो। क्या ग्रीन क्रैकर से धुआं नहीं निकलता? PM5 और PM2.5 नहीं निकलता है? आप देखिए कि करीब 10 लाख लोग मारे जाते हैं। 10 लाख किस चीज से? कार्डियो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से, सांस की बीमारियों से, प्रदूषण के कारण। कितने लोगों को आपने जेल में डाला? घरेलू हिंसा, महिलाओं के प्रति असम्मान जैसी चीजों में 10,000। दहेज हत्या में औरतें मारी जाती हैं तो क्या सारे ससुराल वालों को आप जेल में डाल देते हैं? यह अंग्रेजों के जमाने में होता था कि यार एक गांव में एक आदमी ने चोरी कर ली तो पूरे गांव को सजा दे रहे हैं, पूरी कम्युनिटी को सजा दे रहे हैं, पूरी बिरादरी को सजा दे रहे हैं। आप तो सभ्य लोगों मिलॉर्ड। इससे आगे अगर जाए, मैं पूरी बात जो कर रहा हूं सब तथ्यों पर आधारित कर रहा हूं। आप ICMR के अनुमान पे चले जाए, कहीं भी चले जाएं, कुत्तों का इतिहास भी जानना जरूरी है। प्राचीन मिस्र में जानवरों को धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व दिया जाता था। सार्वजनिक सुरक्षा के मद्देनजर सड़क के कुत्तों आदि को नियंत्रित करने के उपाय किए जाते थे, लेकिन कानून का दुरुपयोग कुत्तों के खिलाफ ना हो इसका इंतजाम था प्राचीन मिस्र में। आप इस 2025 के पहले क्वार्टर में हो और आप 21वीं शताब्दी को चौथाई पार कर चुके हो। ब्रिटेन में 19वीं सदी में पशु कल्याण कानून पास हो गया था। 1822 में मार्टिन्स एक्ट पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए, 1824 में सोसाइटी ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एंड एनिमल SPCA की स्थापना हो गई थी 1824 में, और इसमें पशुओं की सुरक्षा के लिए सक्रिय कदम उठाए गए थे। आप वहां से मिस्र के क्या, उससे भी पहले आप रोम के दौर में चले जाएंगे, अमानवीय हो जाएंगे, या आप आकर कुछ एडवांस बनेंगे 2025 में मिलॉर्ड। हालत यह है कि उसके बाद भी लगातार, और देखिए उस समय भी 1824 में भी
शेल्टर्ड में डालने के बजाय पशु क्रूरता को रोकने के कानून थे। अमेरिका में 1966 में लेबोरेटरी एनिमल वेलफेयर एक्ट आया 1966 में, जिसमें प्रयोगशाला में इस्तेमाल होने वाले जानवरों की भी देखभाल का ख्याल रखा गया। और सुप्रीम कोर्ट हमारा कहता है कुत्तों को पकड़ो, बाहर छोड़ाओ। जब आप जानते हो कि अगर हिंसा ही कम करनी है तो नसबंदी करने से उग्र व्यवहार कम हो जाता है कुत्तों का। नसबंदी आप कर रहे हो, कर चुके हो, तब भी आपको तसल्ली नहीं हो रही है। एक आदमी को काट लिया, वो खिलाड़ी था, एक कुत्ते ने काट लिया, आज तक उस कुत्ते को पकड़ा नहीं है, बाकी कुत्तों को भेज दो। क्या सोच है, बहुत बड़ी। और अगर आप सोचें भारतीय संस्कृति, क्योंकि आजकल तो हिंदूवादी सरकार है, भारतीय संस्कृति की सरकार है, तो भैया इस देश की संस्कृति में भी ये आज के ये जो टुच्चे लफंडरों को छोड़ दें आप, जीवों को विशेष स्थान दिया गया है। शर्मा नाम का श्वान इंद्र का विशिष्ट था और उनकी वैदिक वेदी और अंतर्ज्ञान का प्रतीक माना गया है। किसके? इंद्र के। शर्मा जो है वो सत्य के मार्ग पर चलकर उसने पवित्र गायों को खोजा, अग्नि पुजारियों और अंग्रेज ने जिनको चुराया था। ये हमारे पुराणों में वर्णित है। शर्मा का अर्थ है जल्दी जल्दी चलने वाला कुत्ता। यम के पास शेरबुरा और श्याम दो कुत्ते होते थे और ये कुत्ते नरक की रक्षा करते थे उसके गेट पे। आप देखिए कि भगवान कृष्ण, एक शेरबुरा कुत्ता उनके पास होता था जिसे पश्चिम की संस्कृति में सेरवेरस कहते हैं। ये भगवान कृष्ण का कुत्ता था। धर्मराज की परीक्षा के लिए कुत्ते का रूप धारण करके भगवान यमराज ने पांडवों के साथ स्वर्ग की यात्रा की थी। आपको याद होगा, हमारी पौराणिक कथाओं में कुत्तों का महत्व इससे दिखाई देता है। भगवान शिव के उग्र रूप भैरव के साथ हमेशा एक कुत्ता होता है और जिसे हड़काई मां कहा जाता है। भगवान दत्तात्रेय के साथ 4 कुत्ते होते हैं। अब आप इस पूरी चीज को देखें तो ना तो ये भारतीय संस्कृति के हिसाब से सही है, या ना अंतर्राष्ट्रीय परंपराओं के हिसाब से सही है, ना कानून के हिसाब से सही है, ना मानवीयता के हिसाब से सही है, नेचुरल जस्टिस के हिसाब से भी सही नहीं है, इतिहास के हिसाब से भी सही नहीं है, और पूरी दुनिया में कहीं पर भी ऐसा काला कानून कभी नहीं बनाया गया। ये अंतरिम आदेश ही चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो लोगों के दिलों को सुलगाने वाला है। क्योंकि मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूं, इस देश में एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो इस अत्याचार को अत्याचार कह सकते हैं, कहना जानते हैं। और इस देश में शांतिपूर्ण विरोध करना गांधी का देश है। हम धरना दे दे के झुकाना जानते हैं। नमस्कार, जय हिंद।